नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस जाल की जिसमें कई मिडिल क्लास परिवार फंसे हुए महसूस करते हैं। मतलब पैसा कमाने के बावजूद ऐसा क्यों लगता है कि दौलत बनाना लगभग नामुमकिन सा है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है। हम मेहनत करते हैं, कमाते भी हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ना एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। तो आखिर गड़बड़ है कहाँ? तो देखिए, बात सिर्फ पर्सनल बजट बनाने या खर्चे कम करने की नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। आज हम उन छिपे हुए कारणों को समझने की कोशिश करेंगे जो मिडिल क्लास को आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसमें कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं और कुछ सिस्टम की खामियां भी, जो शायद उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे हमारे कंट्रोल में हैं। फाइनेंशियल एक्सपर्ट डेव रैमजी ने कुछ ऐसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया है जो असल में हमारी वेल्थ बनाने की जगह उसे धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं निवेश के जाल। आइए एक एक करके इन 5 जालों को देखते हैं। अब ये चीजें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, एकदम सेफ और आकर्षक, पर असल में ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर हैं। जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक बहुत महंगा कॉकटेल है जिसमें रिटर्न ना के बराबर मिलता है। फिर आती है क्रिप्टो करेंसी, जो आजकल बहुत चलन में है, लेकिन इसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि ये इन्वेस्टमेंट कम और जुआ ज्यादा लगता है। टाइम शेयर्स, इनकी वैल्यू वक्त के साथ घटती जाती है, पर मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। रियल एस्टेट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल हालत पहले से मजबूत नहीं है तो ये आपको कर्ज के बोझ तले दबा सकता है। और आखिर में जल्दी अमीर बनाने वाली स्कीम्स, ये तो आप जानते ही हैं, लगभग हमेशा एक धोखा ही निकलती हैं। तो इसका निचोड़ क्या है? डेव रैमसी एक बहुत सीधी सी बात कहते हैं, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा हमेशा अलग रखो। एक सस्ता टर्म इंश्योरेंस प्लान लो और जो पैसा बचे उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। बस ये सिंपल सा नियम आपको ऊंची फीस और खराब रिटर्न वाले प्रोडक्ट से बचा सकता है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। मान लीजिए कोई इन सभी जालों से बच भी जाता है, सब कुछ सही करता है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों आज भी इतने सारे परिवार बस किसी तरह गुजारा कर रहे हैं? अब कहानी सिर्फ पर्सनल फैसलों की नहीं रह जाती। अब हमें तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करके देखना होगा। और जब हम बड़ा सोचते हैं तो एक स्टडी का ये आंकड़ा हैरान कर देता है। हैसलर और लुसाडी की एक रिसर्च बताती है कि लगभग 30% मिडिल इनकम वाले परिवार फाइनेंशियली फ्रेजाइल यानी आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं। जरा सोचिए इस बात को। अच्छी खासी कमाई होने के बाद भी हर 3 में से 1 परिवार ऐसा है जो एक छोटा सा भी फाइनेंशियल झटका झेल नहीं सकता। तो ये आर्थिक कमजोरी या फाइनेंशियल फ्रेजिलिटी, इसका मतलब क्या है? रिसर्चर्स इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं। सोचिए, अगर अगले महीने अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए गाड़ी खराब हो गई या कोई मेडिकल बिल आ गया, तो क्या कोई परिवार करीब करीब 1.5 से 2 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? अगर जवाब नहीं है तो उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? रिसर्च के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली है परिवार का आकार। बच्चों की परवरिश और पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च हो जाता है कि बचत के लिए कुछ बचता ही नहीं। दूसरी वजह है कर्ज का बोझ। लोगों के पास घर है, गाड़ी है, संपत्ति दिखती तो है, पर वो सब होम लोन, कार लोन, स्टूडेंट लोन पर टिकी होती है। असल में वो संपत्ति उनकी कम, बैंक की ज्यादा होती है। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है वित्तीय साक्षरता की कमी, मतलब पैसों के मैनेजमेंट की समझ ना होना, जो इन मुश्किलों को और बढ़ा देती है। तो अभी तक हमने बात की व्यक्तिगत गलतियों और पारिवारिक हालात की, पर अब जरा और जूम आउट करते हैं और पूरे बाजार को देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमारे फैसलों में नहीं, बल्कि उन प्रोडक्ट्स में ही हो जो हमें बेचे जा रहे हैं? एलिजाबेथ वॉरेन का एक बहुत दमदार तर्क है। वो कहती हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स जानबूझकर इतने उलझाऊ और रिस्की बनाए जाते हैं कि वो कस्टमर के लिए एक जाल बन जाते हैं। मतलब मुद्दा ये नहीं है कि लोग गलत चुन रहे हैं, मुद्दा ये है कि कई बार उनके पास कोई सुरक्षित ऑप्शन होता ही नहीं है। इसे समझने के लिए ये टोस्टर वाली मिसाल कमाल की है। सोचिए, आप बाजार से कोई ऐसा टोस्टर नहीं खरीद सकते जिसके फटने या घर में आग लगाने का 20% चांस हो। क्यों? क्योंकि उसके लिए कड़े सेफ्टी रूल्स हैं। लेकिन आप बड़ी आसानी से ऐसा होम लोन ले सकते हैं जिसमें आपके घर के नीलाम हो जाने का 20% चांस हो और उस पर कोई वार्निंग लेबल तक नहीं होता। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में सेफ्टी नियमों की कितनी ज्यादा कमी है। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं, इसके असली उदाहरण हमें हर जगह दिखते हैं। क्रेडिट कार्ड के एग्रीमेंट को ही देख लीजिए, जो पहले 1 पेज का होता था अब 30-30 पेज का होता है, जिसमें इतने बारीक अक्षर होते हैं कि कोई पढ़ता ही नहीं।
या फिर वो शर्तें जो कंपनियों को कभी भी किसी भी वजह से ब्याज दरें बदलने का हक दे देती हैं। और तो और कई बार मॉर्टगेज ब्रोकर्स ज्यादा कमीशन के चक्कर में परिवारों को जानबूझकर महंगे लोन दिलवा देते हैं। ये सब एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा है जो अक्सर आम आदमी के खिलाफ काम करता है। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? इन पर्सनल इन्वेस्टमेंट ट्रैप्स, परिवारों की आर्थिक कमजोरी और सिस्टम के इन जोखिमों का आखिर में होता क्या है? इसका जवाब हमें देश में फैली आर्थिक असमानता के इन चौंकाने वाले आंकड़ों में मिलता है, जिसे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट ने सामने रखा है। भारत में कमाई का बंटवारा देखिए, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। देश की कुल कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा यानी करीब 58% सिर्फ टॉप के 10% लोगों की जेब में जाता है। और वहीं देश की आधी आबादी यानी नीचे के 50% लोग जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनके हिस्से में पूरी नेशनल इनकम का सिर्फ 15% आता है। आप सोच सकते हैं कि ये खाई कितनी बड़ी। और अगर आपको लगा कि आय के आंकड़े खराब थे, तो जरा संपत्ति के आंकड़े देखिए, ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ 1% लोगों के पास है। जरा इस बात को फिर से सोचिए, 1% लोग देश की 40% दौलत के मालिक हैं और बाकी की 90% आबादी के पास कुल मिलाकर उससे भी कम संपत्ति है। यही वजह है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं और बाकी लोगों के लिए वेल्थ बनाना एक नामुमकिन सा काम बन जाता है। तो ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। आय और संपत्ति का इतना ज्यादा एक जगह इकट्ठा हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उस पूरे सिस्टम का नतीजा है जिसमें रिस्की फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, छिपे हुए जाल और लोगों की आर्थिक कमजोरी मिडिल क्लास को आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि सारी दौलत ऊपर की तरफ खिंचती चली जाती है। तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी तरह से एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी है, या फिर ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसे बड़े लेवल पर ठीक करने की जरूरत है? या आप शायद सच इन दोनों के कहीं बीच में है? इस पर सोचिएगा जरूर।